और अब इस कॉम्पिटिटिव एरा में इतनी रेस हो गई है स्टूडेंट के बीच कि उन्हें मतलब 8th स्टैंडर्ड से ही वो डिसाइड कर लेते हैं उन्हें किस फील्ड में जाना है। आगे के लिए टारगेट के लिए हम नोट्स या और थोड़ा एक्स्ट्रा कोचिंग या एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तो शायद आगे जाके हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार हमें असफलता मिलने के बाद सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि सिंपल सी बात है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बट सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन का। इसके लिए आप पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो इस क्रूशियल टाइम में बच्चों को कैसे डील करें? वेलकम टू जिन करियर टॉक। और आज हमारे साथ हैं धर्मेंद्र सर, जो 10th 12th को मैथ की क्लासेस देते हैं, साथ ही 10th को ऑल सब्जेक्ट की भी क्लासेस देते हैं। 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तो हमने सोचा ये काफ़ी इफेक्टिव टाइम रहेगा सर से बातचीत करने का, क्योंकि सर इस टाइम अच्छे से स्टूडेंट्स को गाइड कर पाएंगे कि उन्हें इस टाइम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल है। तो चलिए सर से बातचीत करते हैं और थोड़ा गाइडेंस सर से जानने की कोशिश करते हैं। सर, जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा कि 10th और 12th के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट को आप ये बताइए कि एग्ज़ाम कितने इम्पोर्टेंट है उनके करियर के लिए। देखो, एग्जाम तो किसी भी सब्जेक्ट का हो या किसी भी प्रोफेशनल में हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और ख़ासतौर पर ये हमारी पहली सीढ़ी है 10th। इसके बाद हमें बहुत सारे एग्ज़ाम देने हैं, पर 10th में हमें एक रास्ता बनाती है आगे जाके फ्यूचर में हमें करना क्या है। और इस टाइम पर सबसे ज़्यादा बच्चों को मेहनत एग्ज़ाम की ओर ही करना है। जैसे कि अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस हो और बिल्कुल घर से निकलना बंद कर दें। कोचिंग जा रहे हैं तो बस उतना टाइम कोचिंग को दें। ज़्यादातर लिख कर प्रैक्टिस करें, जो भी काम कर रहे हैं वो लिख कर काम करें। और जितना हो सके समय तो बाहर की चीज़ों में मोबाइल से थोड़ा दूरी बना के रखें, और ऐसा कुछ। और अगर मैं 10th की बात कर रही हूँ, 10th के बाद स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें। तो पहले तो वो अपना पैटर्न फाइंड करें, इसके बाद उन्हें स्ट्रीम चूज़ करें, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे बच्चे की हैबिट या बच्चे का जो चॉइस है किस हिसाब से है, पेरेंट्स को भी उसी तरीके से उनको गाइड करना चाहिए। और जैसे खुद का जैसे एक टारगेट बना के रखते हो कि हमें क्या करना चाहिए। बाकी टीचर्स का भी रहता है कि उनको उसी में सपोर्ट करें, उन्हें बताएं कि उनका फ्यूचर किस में बेटर है। तो जैसे कि हमारे यहाँ से जो भी बच्चे जाते हैं, जैसे कि आगे की फ्यूचर के लिए तैयारी के लिए नीट करते हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए उसके बारे में गाइडेंस करना, या कोई UPSC देना चाहता है तो उसके बारे में बताना, या कहीं और अदर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे तो उसमें बताना कि आगे क्या उनका फ्यूचर है। तो ऐसी जानकारी हम उन बच्चों को दे देते हैं। सर, 10th और 12th के जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स आ ही रहे हैं, बट स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम रिजल्ट के बाद डिसाइड करेंगे कौन सी स्ट्रीम चूज करें, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें ऐसे नीट करना है, बट उनके रिजल्ट के बाद मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स आ गए, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम इंजीनियरिंग साइड क्यों ना जाएं। तो उस कंफ्यूजन से कैसे बचें? देखो, जिस चीज़ का हमने टारगेट बना रखा है या हमने उस चीज़ की स्ट्रेटेजी बना रखी है, हालांकि ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव तो चीज़ों में मिलता है। जैसे हम लोग मैथ्स की लाइन में जाना चाहते हैं तो मैथ्स में नंबर ज़्यादा चाहते हैं। हम लोग अगर नीट की लाइन में चाहते हैं तो बायोलॉजी में नंबर ज़्यादा आते हैं या कम आते हैं। तो पर उस बेसिस पे हमें काम नहीं करना है। जो हमारी चॉइस है वो सबसे मेन होती है। अब क्या होता है कि हमें आगे के लिए टारगेट के लिए हम नोट्स या और थोड़ा एक्स्ट्रा कोचिंग या एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तो शायद आगे जाके हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार हमें असफलता मिलने के बाद सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि सिंपल सी बात है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। डेफिनेटली। बट इसमें ये होता है ना कि कभी कभी स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाता है, और ये इतना क्रूशियल टाइम है कि कभी मोटिवेशन आएगा, कभी डिमोटिवेट होंगे स्टूडेंट। तो ये बैलेंस कैसे बना के रखें? तो इसके लिए ना बच्चों को सबसे ज़्यादा एक ऐसे किसी मोटिवेशनल से या किसी टीचर से या अपने पेरेंट्स के द्वारा गाइडेंस चाहिए होती है। अगर वहाँ पर कोई उसको गाइडेंस नहीं दे पाता तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है और फिर वो एक अलग रास्ता चुन लेता है, और वो रास्ता आगे उसकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जिसने कहीं ना कहीं किसी से कुछ समझ कर, जान कर या काम किया आगे फ्यूचर में, इन फ्यूचर, तो वो आगे के रास्ते को तैयार कर लेगा सबसे अच्छा। बट सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन का। इसके लिए आप पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो इस क्रूशियल टाइम में बच्चों को कैसे डील करें बच्चों के साथ, और बच्चों से क्या कहेंगे कि अगर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, डेफिनेटली पेरेंट्स अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करेगा, तो वो बच्चा कैसे पेरेंट्स के साथ डील करे? नहीं, देखो, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होना बहुत सही भी है, पर ऐसा नहीं है कि जब बच्चा अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, अगर कोशिश करने के बाद भी उसका रिजल्ट उस हिसाब से नहीं बन पा रहा है, तो पेरेंट्स को ज़्यादा उसमें फोर्स क्रिएट नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर उसको नहीं करना चाहिए। जैसा कर रहा है कहीं ना कहीं उसकी फील्ड कहीं और उसमें जुड़ जाए तो ऐसा कोशिश करना चाहिए। मतलब उसको उस तरीके से समझाना चाहिए। खासतौर पर एक बार कोशिश करने के लिए और तैयार करना चाहिए।
पर उसे ऐसा नहीं है कि अभी रोक दे कि आप इस फील्ड में जाने के लायक नहीं हो, कि आप इसमें कुछ कर नहीं सकते आगे, तो ऐसे डिमोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। वो आगे कुछ ना कुछ तो करेगा, पर उसमें थोड़ा सा उनके साथ में हर कदम पे कदम मिला के चलें। पेरेंट्स को भी और बच्चे को भी सोचना चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ हासिल करें, तो वो ऐसा आगे जाके दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और अब इस कॉम्पिटिटिव एरा में इतनी रेस हो गई है स्टूडेंट के बीच कि उन्हें मतलब 8th स्टैंडर्ड से ही वो डिसाइड कर लेते हैं उन्हें किस फील्ड में जाना है। लाइक IIT हुआ, नीट हो गया और भी UPSC हो गया, ये इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो इसमें स्टूडेंट टैकल नहीं कर पाता है विद स्टडी। लाइक आगे अगर अभी कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है नीट के लिए, तो अब उसका 12th का भी एग्ज़ाम आएगा और नीट का भी एग्ज़ाम आएगा, JEE एडवांस भी आएगा, मेंस भी आएगा, तो वो 12th के एग्ज़ाम के साथ उसको कैसे बैलेंस करे? अब क्या होता है कि आजकल एक समय ऐसा चल गया है कि हर कोई पेरेंट्स एक अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को देखकर कि वहाँ पर उनका बच्चा IIT कर रहा है, उनका बच्चा नीट कर रहा है, तो वो अपने बेटे से भी वही तरीके से एक्सपेक्टेशन करने लगता है कि मुझे भी अपने बेटे को IIT या मुझे अपने बेटे को नीट या अपने बच्चे को UPSC क्लियर कराना है। तो उसके लिए ना वो एक भागम भाग में लगा रहता है और उसको ये नहीं पता चलता कि भाई बच्चे को किस तरीके से हमें आगे बढ़ाना है। तो उस तरीके से उनको सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से हम बच्चे को बताएं कि आगे, क्योंकि आजकल का क्या है कि ज़माना इतना है कि भाई आप एक जॉब के लिए हज़ारों मतलब एक वैकेंसी के लिए आप हज़ारों कैंडिडेट देखेंगे, वहाँ मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और कंपटीशन के अकॉर्डिंग आप अगर उस लेवल पर नहीं पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पर जाना पॉसिबल भी नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि एक टारगेट बनाकर काम करना चाहिए उनको, या फिर जैसे कि गाइडेंस चाहिए होती है बच्चों को मेन, कि अगर उनके पेरेंट्स के द्वारा या ज़्यादातर टीचर्स के द्वारा उसको अच्छे से गाइडेंस मिल पाएगी तो वो अपना फ्यूचर अच्छा कर पाएगा, अपने आगे के लिए सेटअप अच्छा जमा पाएगा, या कोई भी कॉम्पिटिटर एरा में जाएगा तो उस कॉम्पिटिशन को आसानी से क्लियर कर पाएगा। पर उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना ब्लेसिंग के कुछ नहीं होता। कहीं हमारी किस्मत भी हमें कहीं ना कहीं पीछे धकेल देती है, तो वो भी होता है। बट इससे डिमोटिवेट ना हो, अपने हार्ड वर्क पे आप ट्रस्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो ऑनलाइन एजुकेशन का अभी चल रहा है ट्रेंड, ऑनलाइन एजुकेशन भी काफ़ी अफोर्डेबल है, उसके भी एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? देखो, आजकल के बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन से काफ़ी फ़ायदा भी मिल रहा है। एडवांटेज ये है कि एक तो कहीं आप एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाते हो तो वहाँ से आपको एक थोड़ा सस्ते में या कम उसमें आपको एक अच्छा सेटअप मिल जाता है। बट डिसएडवांटेज अगर हम कहें तो इस बात का है कि अगर छोटे मोबाइल को हम छोटे बच्चे को हम अगर मोबाइल दे देते हैं तो उसकी थोड़ी मेंटलिटी चेंज हो जाती है, और वो उसकी जो एक्टिविटी है वो ना ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ ना जाकर वो अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ करने लगता है, तो वो एक तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादातर छोटे बच्चों के लिए तो नहीं, पर जो बच्चा पहले से एक ऑफलाइन कोर्स करके बैठा है उसके लिए मोबाइल बहुत ठीक है। पर पहले शुरुआत आप अगर बेस तैयार कर रहे हो तो सीधा ऑफलाइन से ही करना चाहिए, उसमें ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपने काफ़ी एक्यूरेट आंसर दिया। अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको ऑफलाइन ही जाना चाहिए, ऑफलाइन ही जाना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिलता है और फिर आपको रियल जो सिचुएशन होती है उनसे जब हम एक बार उस चीज़ को कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर उसके बाद हम उसको ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिवीजन के तौर पे आप उसको देख सकते हैं। तो फिर वो उसके लिए मोबाइल और ऑनलाइन काफ़ी बेटर है। और अब बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, रिवीजन स्टूडेंट लगातार कर ही रहे होंगे, तो उनके लिए क्या पैटर्न होना चाहिए? बोर्ड एग्जाम्स के लिए अगर मैं 10th क्लास की बात करूँ, वैसे मैं 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा मेरे पास बच्चे आते हैं और काफ़ी अभी बच्चे पढ़ भी रहे हैं जिनको मैं एक्स्ट्रा क्लास दे रहा हूँ 10th क्लास के लिए। तो उसमें क्या है कि जैसे हम लोगों ने अभी 10 दिन का टाइम बताया कि भाई 10 दिन बचे हुए हैं, आपको 4 दिन शुरुआत के 4 दिन की शुरुआत की आपको एक ही काम करना है कि आपको पुराने पेपर जो प्रीवियस पेपर हैं या हमारे जो सैंपल पेपर है उनको पढ़ना है, उनको देखना है और उसके हिसाब से पैटर्न को समझना है। जैसे ही हमारे पैटर्न दिमाग में बैठता है तो हमें आगे की स्ट्रेटेजी तैयार करनी है अगले दिनों के लिए। और जैसे ही हमने अगले जो 6 दिन तैयार किए हैं उसमें हमने 2 दिन बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट कितने नंबर का है, कितने नंबर की उसमें से मार्किंग बनाई गई है। आजकल क्या होता है कि जैसे कि कोई भी पेपर होता है या कोई भी होता है तो उसकी एक मार्किंग दी जाती है कि इस चैप्टर से 2 नंबर का आ रहा है, इस चैप्टर से 4 नंबर का है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझें। डायरेक्टली अगर हम किसी चीज़ को याद करेंगे या डायरेक्टली किसी चीज़ को लिखेंगे और आपको उस चैप्टर के बारे में नहीं पता है कि इस चैप्टर से तो कुछ आना ही नहीं है और उसी चैप्टर को हम पढ़ते जा रहे हैं और हमने कहा कि हमने तो चैप्टर पूरा क्लियर कर लिया है, तो उससे नहीं है। पहले आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, पूरा पैटर्न को समझना पड़ेगा, उसके बाद हमें कुछ काम करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी, अब हर स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी अलग होती है। लाइक कोई
रात में एनर्जेटिक फील करता है, कोई सुबह फोकस कर पाता है, तो इसके लिए आप क्या प्रेफर करेंगे, कौन सा टाइम बेस्ट है? वैसे तो कोई टाइम बेस्ट नहीं होता, जब आपका फोकस रहता है वो टाइम आपके लिए बेस्ट होता है, बट आपके अकॉर्डिंग से? वैसे हमारे जैसे पुराने समय से बताया जा रहा है कि मॉर्निंग के टाइम को बहुत ज़्यादा बेटर माना गया है कि सुबह जो बच्चा पढ़ता है तो वो उसकी जो मेमोरी है में बहुत जल्दी से आ जाता है। पर आपको मैं बताऊं कि कहीं किसी भी वक्त पढ़ो, पर उस चीज़ को पढ़ रहे हैं उस चीज़ को एक बार लिखो, और लिखकर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर अच्छा कर पाओगे। क्योंकि हम लोग पढ़कर जाते हैं, हम लोग रट जाते हैं, पर लिखने में हमारा क्या एक फ्लो बिगड़ जाता है। जैसे हम लिखने बैठते हैं तो हमारे दिमाग से वो चीज़ें निकल जाती हैं, और जब हमारे दिमाग से वो चीज़ें निकल जाती हैं तो फिर एकदम से सडनली हम सब कुछ भूल जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। और मैं कह रहा हूँ जैसे ही आप एग्जाम देने जा रहे हो तो सबसे पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चनों को पहले करें, अटेम्प्ट करें, इजी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगा तो आपके जो लॉन्ग आंसर है या शॉर्ट आंसर है वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बट सर ऐसा होता है ना कि हम क्वेश्चंस किए जा रहे हैं और कोई एक ऐसा क्वेश्चन आया जो हमें नहीं आया और हम उसको देख के पैनिक हो गए, और जो आने वाले क्वेश्चंस थे हम उनके आंसर्स भी भूल गए, तो उस सिचुएशन से कैसे डील करेंगे? अब कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें हमने उसे पढ़ा नहीं और वही हमारे क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, या फिर हमने ऐसा क्वेश्चन देखा कि हमें आता है एकदम से सडनली हमें दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर इस सिचुएशन पे आप पैनिक हो जाते हो तो आप पूरे पेपर में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस खो दोगे। क्योंकि अगर हम लोग एक क्वेश्चन को देखकर बाकी जैसे 75 नंबर का पेपर का क्वेश्चन बनता है, अगर मान लो एक क्वेश्चन लॉन्ग का भी आ रहा है तो वो 4 नंबर जाते हैं, 4 नंबर जाने के बाद भी हमारे पास 73 नंबर्स हैं, और 73 नंबर के कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए उस एक क्वेश्चन पे हमें पैनिक नहीं होना है, और हमें एक तरीके से सोचना है कि अगर उसको हम बिल्कुल नजरअंदाज कर दें और छोड़ें कि जब लास्ट में हमें कुछ पता चलेगा तो हम लिख कर आएंगे, अदरवाइज जो हमें आ रहा है वो पहले हम लिखेंगे। ठीक है, हमने 10th क्लास की काफ़ी बात कर ली। अगर अब मैं 12th की बात करूं कि 12th के बाद स्टूडेंट क्या अपने फैक्टर्स को देख के करियर चूज करे, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? 12th के बाद जैसे कि बच्चे की एक मेंटलिटी होती है कि बच्चा जिस सब्जेक्ट को लेता है उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ना चाहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जैसे कि मैं बताया था कि मैथ लेने वाला कोई अपने फील्ड को देखता है, जैसे बायोलॉजी लेने वाला वो अपनी फील्ड को देखता है, कोई कॉमर्स लेता है तो उस कॉमर्स वाले सब्जेक्ट को से अपनी फील्ड को देखता है। तो ये सारे एक अपनी फील्ड बना रखे हैं, एक एजुकेशन के सिस्टम के हिसाब से बने हुए हैं। तो उसको उसकी मेंटलिटी क्या है कि भाई आज का एक कॉम्पिटिटिव एरा है, तो उसमें कॉम्पिटिटिव में किस प्रकार से हमें वर्क करना है, तो इसके लिए उसे सोचना पड़ेगा कि हमें जैसे हम लोग इन फ्यूचर बात करें आगे के लिए, तो आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अलग से भी हैं कि जैसे कि हम लोग किसी डिप्लोमा को करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके हम लोग आगे के लिए अपना एक प्रोग्रेस करा सकते हैं। तो वो भी उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अकेले इस फील्ड में जाने से अगर सफलता हासिल नहीं हो रही है तो हमारे कहीं ना कहीं एक दूसरे रास्ते को ही हमें पकड़ना चाहिए, जिसके साथ साथ हम प्लस पॉइंट हम अपने जिस टारगेट पे कर रहे हैं वो तो चल ही रहा है, इसके अलावा एक अलग से हमारे एक एक्स्ट्रा एक बैकअप प्लान लेके चलना पड़ेगा आपको। बट इसमें एक क्रूशियल पॉइंट एक और ये आता है कि स्टूडेंट मान लो कॉमर्स उसने चूज कर लिया, अब उसको सीए नहीं करना है, अब उसको कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है, सिविल एस्पिरेंट बनना है, तो उसमें काफ़ी हेजिटेट होता है, डिमोटिवेट हो जाता है कि हमने 2 साल उसमें ही दिए, तो उससे वो कैसे टैकल करे? तो उसके लिए उसे जैसे कि आपको पता है कि सीए एक बड़ा पेपर है और हर एक बच्चा तैयारी करता है, तैयारी के अनुसार ऐसा उसको सफलता नहीं मिल पाती है, तो फिर उसके दिमाग में ये चलता है कि नहीं हमें कोई और दूसरा रास्ता पकड़ना चाहिए, दूसरी चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए। पर अब क्या होता है कि सडनली हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कोई भी जॉब कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस, और मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग करने के बाद मैं आईएएस आईपीएस के लिए ट्राई करूँ, तो ये हमारे दिमाग में रहेगा कि मैंने इंजीनियरिंग की हुई किस लिए की। तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है जब मान लो हमने सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नहीं उसमें हमारा रिजल्ट मिल पा रहा है, तो हमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए ना फिर आपको चुनौतियां तो हैं, चैलेंजेस तो हमारे सामने हैं, उनको फेस करना पड़ेगा। आप किसी को मत सोचो, बस अपने दिल दिमाग में जो आ रहा है वो करो, और अपने पेरेंट्स जो कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग करो, या आपके कोई एक सजेशन देने वाला व्यक्ति जो आपको लग रहा है कि अच्छा सजेशन दे सकता है तो उसके हिसाब से काम करो। ना कि कोई, देखो क्या होता है कि 4 लोग हैं, 4 लोगों का तो बातें ही बनाएंगे कि नहीं बच्चा ये कर रहा है, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। क्योंकि कोई कहता है कि भैया आपके बच्चे ने तो ये किया, फिर इसको करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो वो उसकी राय है। पर मैं कह रहा हूँ कि अगर जिस फील्ड में आपको सफलता नहीं मिल रही तो एक दूसरे आपने चॉइस रखा है, तो कहीं ना कहीं सोच समझ के रखा होगा और उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हो, तो कोशिश करना चाहिए उसको। डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स ऐसा करने का सोच रहे हैं तो जस्टिफिकेशन के पीछे मत भागो कि आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा किसी को, बस ऐसा करियर आप चूज करो, भले ही आपको अगर अभी स्विच करना है, कि वो आप लाइफ टाइम कैरी कर पाओ। तो सर मेरा अब पॉडकास्ट एंडिंग के साइड जा रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि ये फ्रेम रखा है, हेलमेट पहनना मजबूरी नहीं समझदारी है, आपके पास स्टूडेंट्स आते होंगे तो कोई अपने पर्सनल व्हीकल भी लाता होगा, तो आप ट्रैफिक रूल्स के रिगार्डिंग स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करेंगे?
हाँ, ट्रैफिक रूल्स आज के समय पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो सुरक्षा है वही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। जब हम लोग ठीक है, हम लोग घर से निकले और हमारे माता पिता, हमारे बच्चे अगर हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो वो एक इस तरीके से हमें सोचना चाहिए कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए दृष्टिकोण से हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बिना हेलमेट या किसी तरीके से कोई भी हमारे साथ कोई घटना होती है, तो उसमें एक देखा जाए तो कई जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, क्योंकि आप बच्चों को समझा रहे हैं और आप खुद हेलमेट नहीं लगाए हैं। तो एक बच्चों को हम यही समझा देते हैं कि जब भी आप मार्केट भी जा रहे हो तो हेलमेट लगा कर जाओ। अगर कहीं छोटी सी दूरी पे भी डिस्टेंस भी जा रहे हैं तो मार्केट अपनी साइड के अकॉर्डिंग चलें, गाड़ी हॉर्न लगा के चलें, मतलब जैसे कि हमें अपने साइड के अकॉर्डिंग जैसे अपना जो होता है उसको। सर, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, ज़ेंट इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं तो ज़ेंट इंस्टीट्यूट के बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसे कि मैं काफ़ी समय से इससे जुड़ा हुआ हूँ, तो जैसे कि मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में या इस पूरे ग्वालियर में एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, और इस इंस्टीट्यूट से जैसे कि आप कंप्यूटर का डिप्लोमा या तमाम तरह की जो तैयारी कंप्यूटर से रिलेटेड कराते हैं, तो उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा एक बेटर फील या बेटर ऑप्शन मिलता है। और उसके कारण क्या होता है कि बच्चा यहाँ पे ज्वाइन करना भी चाहता है। तो जैसे कि हमारे यहाँ से भी कोई बच्चा होता है तो हम भी एक बताते हैं बच्चों को कि आप अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप एक बार जिन पर ट्राई कर लीजिए। तो ये बेटर है कि बहुत आगे के लिए, आपके फ्यूचर के लिए भी आपको गाइडलाइन भी करते हैं। आप क्या होता है कि आपको अगर मान लो जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसके लिए गाइडलाइंस भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, और कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ही एक अलग ही। बट ज़ेंट की एक और क्वालिटी है कि वो स्किल के साथ आपको जॉब भी प्रोवाइड करता है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया, थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ है धर्मेंद्र सर, जिन्होंने स्टूडेंट को गाइड किया, क्योंकि 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं और सर को काफ़ी एक्सपर्टीज है कि स्टूडेंट इस टाइम और इस क्रूशियल टाइम कैसे खुद को संभाले और अपनी जो चीज़ें हैं उनको बैलेंस करें।